नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इंतजार। रेलवे स्टेशन की उस ठंडी बेंच पर दो बूढ़ी साई बैठी थी। आंखों में उम्मीद, हाथों में थकान और दिल में बस एक सवाल, क्या बेटा सच में आएगा? हर गुजरती ट्रेन के साथ उनकी निगाहें दौड़ जाती, पर कोई नहीं आता। और फिर जब उम्मीद की आखिरी सांस भी टूटने लगी, तब उन आंखों से जो आंसू गिरे, उसने पूरी स्टेशन का दिल हिला दिया। कभी किसी ने सोचा है, जब माता पिता अपने बच्चों के इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं तो उनके दिल में कैसी खामोशी पनपती है। लखनऊ से जयपुर जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी थी। अशोक वर्मा ने अपनी घड़ी देखी और जेब से मोबाइल निकालकर बेटे निखिल को फोन लगाया। बेटा, हम पहुंचने ही वाले हैं। स्टेशन, तुम कहाँ तक पहुंचे? उधर से जल्दी जल्दी में आवाज आई, जी पापा, बस ऑफिस से ही निकल रहा हूं। 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप और माँ वेटिंग रूम में बैठ जाइए, मैं पहुंचता हूं। इतना कहकर निखिल ने फोन काट दिया। ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए सुषमा वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, 5 साल बीत गए। अशोक, लगता ही नहीं कि इतनी लंबी जुदाई हुई। हमारा आरव भी अब 2 साल का हो गया होगा। अब तो बोलने भी लगा होगा। अशोक जी के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान फैल गई। हाँ सुषमा, और अगर उस नन्हे ने फोन पर दादू दादी आओ ना कहा होता तो मैं शायद नहीं आता। सुषमा ने चुपचाप बैग संभालते हुए कहा, अरे अब पुरानी बातों को जाने भी दो। बच्चे अपने काम में व्यस्त थे तो हमें बुलाकर क्या करते। अब बुला ही लिया है तो खुश हो जाओ, बस ज्यादा मन में कोई बात मत रखना। हाँ हाँ, जानता हूं, अशोक जी बोले और अपनी अटैची खींचते हुए गैलरी की ओर बढ़ गए। पीछे पीछे सुषमा पानी की बोतल और बैग संभाल चल दी। 5 साल पहले निखिल ने घर वालों की मर्जी के बिना पूजा से शादी कर ली थी। उस दिन के बाद से दोनों परिवारों में एक गहरी खाई बन गई थी। पर जब नन्हे आरव के जन्मदिन पर खुद पूजा ने फोन किया और आरव की तोतली आवाज में दादू दादी प्लीज आओ ना गूंजा, तो सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। अशोक जी ने सुषमा का हाथ थामा और प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए बेटे को फिर फोन किया। बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं। तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? ओ अच्छा पापा, बस आधा घंटा लग जाएगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए, मैं जरा ऑफिस से निकल रहा हूं। निखिल ने जल्दी जल्दी जवाब दिया। अशोक जी ने मोही सिकोड़ ली। तुम अभी तक ऑफिस में हो? तुमने तो कहा था 10 मिनट में पहुंच रहे हो। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूं, निखिल ने कहा और पिता की अधूरी बात छोड़कर फोन काट दिया। अशोक जी ने गहरी सांस लेकर फोन जेब में रखा और बोले, चलो सुषमा, वेटिंग रूम में चलते हैं। जनाब को अभी ऑफिस से फुर्सत नहीं मिली। सुषमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे रहने भी दो, बड़े शहर का काम बड़ा भारी होता है। दोनों सूटकेस घसीटते हुए प्लेटफॉर्म के शोर में वेटिंग रूम की ओर बढ़ चले, जहां उनके साथ चल रही थी वर्षों की उम्मीदें और थोड़ा सा धैर्य। प्लेटफॉर्म पर आती जाती ट्रेनों की सीटी और हल्की धूप की चुभन, सब कुछ सुषमा देवी को बेचैन कर रहा था। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। अभी तक जनाब निकले भी नहीं दफ्तर से। अशोक जी झुंझलाकर बोले, कहते हैं आधे घंटे में निकलूंगा और अब तो 1.5 घंटा बीत गया। हद है इस लड़के की भी, जरा सा ध्यान नहीं कि माँ बाप स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। सुषमा जी ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, अरे नाराज क्यों हो रहे हैं आप? निखिल कहीं आवारा नहीं घूम रहा होगा, काम ही कर रहा होगा।
इतनी बड़ी कंपनी में है, समय तो लगता ही है। अशोक जी भड़क उठे। बस यही आदत है तुम्हारी, हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लो। जरा भी गलती नजर नहीं आती तुम्हें। जब मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो एक गाड़ी भेज देता या छुट्टी ले लेता। सुषमा जी शांत स्वर में बोली, छुट्टी? आज की पार्टी होटल में है, सब कुछ वहां के स्टाफ के जिम्मे है, उसे तो बस शाम को पहुंचना है। अशोक जी हंस पड़े, पर हंसी में दर्द था। हाँ, बस पैसे दो और नाते रिश्ते सब भाड़ में डाले। बड़े लोग हो गए हैं, अब माँ बाप गांव वालों में गिने जाते हैं शायद। सुषमा जी ने बात काटी, अब रहने भी दीजिए, चलिए इस तरफ, वेटिंग रूम यही है। अशोक जी बड़बड़ाते हुए केस खींचने लगे। दोनों वेटिंग रूम में पहुंचे, हाथ मुंह धोकर चाय मंगाई। कुछ पल की खामोशी के बाद अशोक ने फोन निकाला। हेलो, कहाँ तक पहुंचे? बस पापा, निकल गया हूँ। होटल में थोड़ा एडवांस देना था, पहुंचने ही वाला हूँ। उधर से आवाज आई। अशोक जी ने बिना कुछ कहे फोन जेब में डाल दिया। चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों थे। पास बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है? अशोक जी ने हल्की मुस्कान में कहा, हाँ, बेटा आने वाला है, बस शहर का ट्रैफिक है। सुषमा जी ने भी धीरे से कहा, ट्रैफिक ही तो है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। अशोक जी ने गहरी सांस ली। ट्रैफिक तो हमेशा रहेगा सुषमा, पर बेटों के दिलों में दूरी है, वो कौन हटाएगा? उनकी आवाज भर्रा गई। सुषमा बस खामोश होकर उन्हें देखती रही। उनके चेहरे की झुर्रियों में इंतजार की लकीरें और गुस्से के नीचे छिपा असीम प्यार दोनों झलक रहे थे। अशोक जी ने जल्दी से सुषमा जी को उठाया और उनकी बैग व अटैची संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस की ओर चल पड़े। दोनों थके हुए थे। भीड़ से घिरा स्टेशन और ऊपर से लगातार इंतजार की बेचैनी। करीब आधा घंटा खड़ा रहने के बाद सुषमा जी बोली, लो, अब 3:30 बज रहे हैं और अभी तक किसी को हमारी शुद्ध नहीं। आखिर ये बच्चे किस मिट्टी के बने हैं? अशोक जी ने उनकी ओर देखा। चेहरे पर चिंता थी। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा पीला पड़ गया है, तबीयत ठीक है? सुषमा ने माथे पर हाथ रखकर कहा, पता नहीं क्यों पेट में मरोड़ सी उठ रही है, सिर भी भारी लग रहा है। चलिए वेटिंग रूम में चलते हैं, शायद लेटने से आराम मिले। रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठे थे अशोक जी और उनकी पत्नी सुषमा देवी। थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर दिल में अब भी उम्मीद की लौ बाकी थी। 3 घंटे से अधिक बीत चुके थे, पर उनका बेटा निखिल अब तक नहीं आया था। सुषमा जी धीरे से बोली, शायद रास्ते में फंसा होगा, फोन करिए ना। अशोक जी ने फोन निकाला, नंबर डायल किया। हेलो, कहाँ रह गए बेटे? हम दोनों कब से स्टेशन पर बैठे हैं। उधर से थकी सी आवाज आई, पापा सॉरी, बहुत ट्रैफिक है, आप चिंता ना करें, मैं नेहा को भेज देता हूँ, उसका ऑफिस यहीं पास में है, वो आपको ले जाएगी। अरे, जब पास में ही थी तो पहले क्यों नहीं बताया? अशोक जी झुंझलाए। बस जल्दी भेजो उसे, तुम्हारी माँ अब और नहीं बैठ पाएगी। घंटा बीत गया, दोपहर ढलने लगी। गीली आंखों से सुषमा जी बोली, अब तो पेट में भी दर्द उठ रहा है, शायद भूख या कमजोरी हो। अशोक जी ने टिफिन से पूरी सब्जी निकालते हुए कहा, लो कुछ खा लो, बेटा तो भगवान भरोसे ही आता है। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। थोड़ी देर बाद सुषमा जी का सर चकराने लगा, वो बेंच पर ही लुढ़क गई। अशोक जी घबरा गए। अरे, उसका नंबर तो पूछा ही नहीं अरुण से। अशोक जी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अब पता नहीं कैसे संपर्क होगा। दोनों फिर वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगे, पर वहां भी
अब बैठने तक की जगह मुश्किल से मिली। सुषमा जी ने कोने की एक बेंच पर बैठते हुए कराह कर कहा, शायद बुखार चढ़ रहा है। अशोक जी ने घबराकर निखिल को कई बार फोन मिलाया, हर बार वही संदेश, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रीचेबल। थक कर वे भी पास ही एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। सुषमा जी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि दर्द बढ़ रहा है। अशोक जी ने तुरंत फिर से फोन लगाया। हेलो बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है। उधर से एक नारी स्वर आया। आप कौन बोल रहे हैं? बेटा, मैं निखिल का पापा बोल रहा हूँ। क्या तुम नेहा बोल रही हो? आवाज में ठंडापन था। यस, मैं नेहा बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। और ये निखिल कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। और फिर क्लिक, लाइन कट गई। अशोक जी के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखें खाली हो गई। अभी कुछ देर पहले तो इसी नंबर पर बात हुई थी, अब अचानक ये गलत नंबर कैसे हो गया? उनके भीतर कुछ टूटने लगा। चेहरे पर अविश्वास, आंखों में भय और मन में गहरा झटका। पीछे सुषमा जी की सांसें तेज हो रही थी। कुछ दवा ले आओ, बहुत दर्द है, उन्होंने धीरे से कहा। अशोक जी बाहर की ओर भागे। स्टेशन से सड़क पार करते हुए मेडिकल स्टोर तक पहुंचे, पर दुकान वाले ने कहा, बिना डॉक्टर की पर्ची दवा नहीं मिलेगी साहब, पहले किसी डॉक्टर को दिखाइए। थके टूटी चाल में वे लौटे। वो आदमी अब बूढ़ा नहीं, टूटा हुआ पिता लग रहा था। रास्ते में मोबाइल फिर निकाला और कांपते हाथों से वही नंबर मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? लेकिन उधर से वही कठोर जवाब, सॉरी, रॉन्ग नंबर। और फोन कट गया। इस बार अशोक जी के भीतर जैसे कोई चुप्पी जम गई। वे स्टेशन पर लौटे, आंखों में नमी थी, होठ सूखे थे। सुषमा जी ने कराहते हुए पूछा, कितनी देर में आएगा हमारा बेटा? अशोक जी ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखा और निगाहें नीचे झुका ली। उस पल स्टेशन की हलचल के बीच केवल एक चीज शांत थी, दो बूढ़े माता पिता का इंतजार और उनका टूटता हुआ भरोसा। निखिल, कहाँ हो तुम? अशोक जी ने धीरे से कहा, पर इस बार कुछ नहीं सुना गया। बस सुषमा के होठ हिले, सिर फट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अशोक जी घबरा गए। चलो बाहर, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, पता नहीं क्या हो गया अचानक। सुषमा ने आंखें मूंदते हुए कहा, अरे छोड़िए, जब निखिल आएगा तो वही दिखा देगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अशोक ने उदासी से कहा, पता नहीं वो कब आएगा और तुम कब तक यूं दर्द सहती रहोगी। चलो चलो बाहर चलें। सुषमा जी उठने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो वहीं बेंच पर गिर जाती है। सुषमा, अशोक उन्हें थामते हैं। हिम्मत करो, बस थोड़ा संभलो। नहीं, अब नहीं चला जा रहा, बस लिटा दो मुझे। यह कहकर सुषमा ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर लुढ़क गई। अशोक के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मोबाइल निकाला, बार बार नंबर डायल किया, पर हर बार वही ठंडी आवाज, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रीचेबल। वो निढाल होकर बैठ गए। चेहरे पर आंसू उतरने लगे थे, जिनसे वो खुद बेखबर थे। तभी वेटिंग रूम का सफाई कर्मी राजू, जो दूर से उन्हें देख रहा था, पास आया। बाबूजी, क्या हुआ? आंटी जी को कोई परेशानी है क्या? अशोक ने गले में भरी रुलाई को रोके बिना कहा, बेटा, वो तबीयत से बहुत खराब है और मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। राजू ने धीरे से कहा, बाबूजी, आप किस चक्कर में पड़े हैं? ये दिल्ली है, यहाँ अपने भी पराए बन जाते हैं।
आप मेरी मानिए, पहले माता जी को डॉक्टर को दिखा दो, फिर अपने घर लौट जाओ। यह शहर जितना बड़ा है, इसके लोगों के दिल उतने ही छोटे। यह कहकर राजू दौड़ता हुआ बाहर चला गया। करीब 10 मिनट बाद वह एक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, सिर पर हाथ रखा और कहा, कुछ कमजोरी है, डरने की बात नहीं है, ये दवा तुरंत लीजिए। अशोक ने पूछा, बेटा फीस कितनी दो? डॉक्टर मुस्कुराया, अरे बाबूजी, आप मेरे माँ बाप की उम्र के हैं, मैं आपसे क्या फीस लूं? आइए मेरे साथ चलिए, यहीं पास में मेरी मेडिकल की दुकान है, दवा ले लेते हैं। अशोक ने उठने की कोशिश की, पर राजू बोला, नहीं बाबूजी, आप यहीं बैठिए, मैं ही लेकर आता हूँ। डॉक्टर और राजू दोनों बाहर निकल गए। अशोक का मन स्तब्ध था। जहां अपने भी मुंह मोड़ ले, वहां ये अनजान लोग कितना अपनापन दे रहे हैं। करीब 15 मिनट बाद राजू लौटा। हाथ में दवाइयां थी। ये लीजिए बाबूजी, डॉक्टर साहब ने कहा था तुरंत दवा दे दीजिए। अशोक ने सुषमा को दवा दी, पानी पिलाया। राजू अभी भी वहीं खड़ा था। आप बरेली से आए हैं ना? उसने पूछा। अशोक चौंक पड़े। हाँ बेटा, सुबह ही पहुंचे हैं। राजू बोला, मैंने देखा था आपको बरेली की ट्रेन से उतरते हुए। वही ट्रेन अब 1 घंटे बाद यहीं से वापस जाएगी। अगर मेरी माने तो वापस चले जाइए बाबूजी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला। अशोक अवाक रह गए। राजू ने आगे कहा, 4 दिन पहले भी पंजाब से एक अंकल आंटी आए थे। 2 दिन तक इसी वेटिंग रूम में अपने बेटे का इंतजार करते रहे, पर कोई नहीं आया। अंत में दोनों चुपचाप वापस चले गए। राजू की आंखें भीगने लगी। बाबूजी, अगर आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, शायद मैं जाकर कुछ पता लगा दूं। अशोक ने सुषमा की ओर देखा। वो अब भी बेंच पर अधमूंदी आंखों से सांसें ले रही थी। उन्होंने धीमी से कहा, पता पता अब हमें भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि हमारे बच्चे कहीं खो गए हैं। अशोक जी ने कांपते हाथों से 500 का नोट बढ़ाया। ले बेटे, दवाई का पैसा रख ले और 2 टिकट बरेली के ले आ। राजू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबूजी, अभी लाता हूं। थोड़ी देर में टिकटें, बिस्किट, जूस और फल लेकर लौटा। ट्रेन लग चुकी थी। अशोक जी ने कुसुम को सहारा दिया। दोनों ट्रेन में बैठ गए। राजू ने पैर छूकर कहा, आपकी यात्रा शुभ हो बाबूजी, दुआ कीजिए मैं भी कभी ऐसा बेटा बन सकूं। ट्रेन चल पड़ी। अशोक जी खिड़की से बाहर देखते रहे। तभी फोन बजा। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? निखिल की आवाज थी। अशोक जी ने गहरी सांस लेकर कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर, और फोन कर दिया। खिड़की के बाहर भागते हुए शहर को देखते हुए उनके मन में बस एक बात गूंज रही थी कि कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें मांगते हैं माता पिता एक संतान के सुख के लिए, और वही संतान माता पिता को दुख के सागर में धकेल देती है। इससे तो निसंतान होना अच्छा होता है। कभी कभी रॉन्ग नंबर वाला अजनबी भी अपनी औलाद से ज्यादा और सही रिश्ता निभा जाता है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से दूर होती गई। खिड़की के बाहर भागते शहर की रोशनियां धुंधली पड़ती जा रही थी और भीतर बैठे अशोक जी के मन में एक सन्नाटा उतर आया था। सुषमा जी उनके कंधे पर सिर रखे आधी बंद आंखों से बस यही कहती रही, अब लौट चलो। अशोक, जहां अपनापन मरा हुआ हो वहां ठहरना बेकार है। ट्रेन की लय के साथ उनके दिल भी शांत होते चले गए। शायद अब उन्हें किसी इंतजार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि रिश्ते खून से नहीं, दिल की नीयत से निभाए जाते हैं। खिड़की से आती ठंडी हवा में अशोक जी की आंखें नम थी, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी।
जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब दर्द नहीं, बस शांति है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।